तो गाइस यहाँ पर देखिए होम साइंस का जो आपका मॉडल पेपर है उसका यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं उन सब पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पूरा आपका एक पेपर बना दिया है। तो गाइस आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में आपको पूरे के पूरे नंबर लाने हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ठीक है। होम साइंस का पूरा मॉडल पेपर आपका यहाँ पर तैयार करके रखा है। तो गाइस यहाँ पर देखिए आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा, यानी आपका पूरा पेपर बना दिया है, उसका फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए पहले जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं पहले उनको देखेंगे, फिर जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो श्वेत ग्रंथियाँ किस में पाई जाती हैं? यहाँ पर ए नंबर पर ऑप्शन है कान में, बी नंबर पर है नाक में एंड सी नंबर पर है त्वचा में एंड डी नंबर पर ऑप्शन है जीभ में, ठीक है। तो श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं तो किस में पाई जाती हैं? यहाँ पर जो हमारा सी नंबर पर ऑप्शन है यही हो जाएगा राइट ऑप्शन, त्वचा में, ठीक है। अब देखिए जो भी यहाँ पर प्रश्न है आप इनको साथ ही साथ लिखते चलिए, क्योंकि जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट है कि स्वस्थ भोजन का लाभ है। स्वस्थ भोजन का लाभ क्या है? ए नंबर पर ऑप्शन है शारीरिक और मानसिक विकास, बी नंबर पर है रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ना एंड सी नंबर पर है संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य, डी नंबर पर है इनमें से सभी। तो स्वस्थ भोजन का लाभ है तो क्या है? यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर जो आपका डी नंबर पर ऑप्शन है इनमें से सभी, यही हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लियर? अब इसी के साथ अब देखिएगा जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको यहीं पर याद करते चलिए। श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं किसमें? त्वचा में। स्वस्थ भोजन का लाभ क्या है? शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है जब हम स्वस्थ भोजन खाएंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी बढ़ना होगा, संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य होगा, यानी जो डी नंबर पर यहाँ पर ऑप्शन है यही हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से गा नंबर पर प्रश्न है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्य है तो क्या है? अनाथालयों की देखभाल, महिलाओं की सहायता या फिर बालक बालिकाओं की देखभाल या फिर इनमें से सभी। तो रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्य क्या हो जाएगा? हमें पता है यहाँ पर जो आपका डी नंबर पर ऑप्शन है इनमें से सभी, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। इसी तरह से घ नंबर पर आपका यहाँ पर दिया गया है कि प्लेग रोग फैलता है तो किससे फैलता है? चूहा से, मच्छर से, मक्खी से या फिर तिलचट्टा से। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा? यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है चूहा से, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट दिया गया है अगला प्रश्न है कि शिशुओं के वस्त्र होने चाहिए तो कैसे होने चाहिए? सूती वस्त्र, ढीले ढाले वस्त्र, साफ सुथरे वस्त्र या फिर इनमें से सभी। तो हमें पता है कि शिशुओं के जो वस्त्र है वो कैसे होने चाहिए? सूती भी होने चाहिए, ढीले ढाले भी होने चाहिए और साफ सुथरे भी होने चाहिए। तो यहाँ पर जो डी नंबर पर है इनमें से सभी, यही हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। क्लियर? अब इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसको पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो कि यूनिसेफ की स्थापना हुई थी सन 1944 में या फिर 1945 में, 1946 में या फिर 1949 में। तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? यहाँ पर जो हमारा सी नंबर पर ऑप्शन है 1946, ठीक है, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्लियर? अब इसी तरह से अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन में ऊर्जा देने का प्रमुख साधन है, कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है या फिर खनिज लवण है, एंड सी नंबर पर ऑप्शन है प्रोटीन है या फिर विटामिन है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या दिया गया था कि भोजन में ऊर्जा देने का प्रमुख साधन है, तो कौन सा है हमें पता है। यहाँ पर जो हमारा ए नंबर पर ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, इन जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनको यहीं पर आप याद करते चलिए, इस तरह से आपको वीडियो देखना है। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है तो क्या दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न है कि शरीर में रोगों से संघर्ष करने वाली शक्ति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए। शरीर में रोगों से संघर्ष करने वाली शक्ति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं। यहाँ पर ए नंबर पर ऑप्शन है निसंक्रमण, एंड इसी तरह से बी नंबर पर है रोग प्रतिरोधक क्षमता, सी नंबर पर है उद्भवन काल, एंड डी नंबर पर है इनमें से सभी। तो शरीर में रोगों से संघर्ष करने वाली शक्ति को हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, अब इसी तरह से अगला प्रश्न क्या है उसको देख लीजिए। तो आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त परिवार में केवल एक व्यक्ति होता है, या फिर पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं, या फिर कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, या फिर इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था एक बार उसको देखिए। प्रश्न हमें मिला था कि संयुक्त परिवार में क्या होता है, कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ पर सी नंबर पर जो ऑप्शन है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है कि रेबीज रोग का लक्षण है, तो कौन सा है, उल्टी होना, पानी से डरना, जाड़ा लगना, या फिर दस्त होना। ठीक है, यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा वही आपको वहाँ पर चूज करके लिख कर आना है। क्लियर। अब इसी तरह से इसको आपने समझ लिया। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर आपका दिया गया है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये हम सबको पता है। पहले ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर पर ऑप्शन है विटामिन ए, इसी तरह से बी नंबर पर आपका ऑप्शन है विटामिन बी, सी नंबर पर है विटामिन सी, डी नंबर पर है विटामिन डी। तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो यहाँ पर जो सी नंबर पर ऑप्शन है यही हो जाएगा राइट ऑप्शन, विटामिन सी से। ठीक है, स्कर्वी रोग किससे होगा, विटामिन सी से। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पर आपका दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं, तो कौन कौन से हैं। वाहन के, यहाँ पर दिया गया वाहन के सारे, यहाँ पर देखिए वाहन आप सही से लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बकवाला बा बनेगा। इसके बाद लाउड स्पीकर, विस्फोटन, इनमें से सभी। तो ध्वनि प्रदूषण के कारण है, हमें पता है ये सब है ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो यहाँ पर इनमें से सभी, जो आपका डी नंबर पर ऑप्शन है यही हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि हृदय सुरक्षित रहता है, तो कहाँ रहता है सुरक्षित। पहले इसके जो आपके ऑप्शन क्या है उनको देखते हैं, उसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा उसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर पर है कपाल में, बी नंबर पर है रीढ़ की हड्डी में, सी नंबर पर है अमाशय में, एंड डी नंबर पर है धड़ की हड्डियों से घने पिंजरे में। तो हमें पता है कि हृदय सुरक्षित रहता है, तो किस में रहता है, धड़ की हड्डियों से घने पिंजरे में। जो डी नंबर पर ऑप्शन है यही हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लियर। इसी तरह से अगला प्रश्न क्या है उसको भी देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो कि स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में सांस लेता है कितनी बार, 25 से 30 बार, 12 से 18 बार, 8 से 12 बार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में सांस लेता है, तो यहाँ पर जो बी नंबर पर ऑप्शन है 12 से 18 बार, ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, साथ ही साथ इन सारे प्रश्नों को आप लिखते चलिए ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है कि दूषित जल फैलता है किससे,
तपेदिक से, टाइफाइड से, मलेरिया से या फिर इनमें से सभी। तो दूषित जल फैलता है, किससे फैलता है? एक बार दोबारा से ऑप्शन देख लीजिए, तपेदिक, टाइफाइड, मलेरिया, इनमें से सभी। तो हमें पता है दूषित जल से कौन सी बीमारी फैलती है? टाइफाइड। यहाँ पर जो बी नंबर पर आपका ऑप्शन है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसी तरह से कुछ और भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको भी देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप कौन कौन से तैयार करोगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है चौथे का नंबर पर है कि भारत में कानून के अनुसार लड़के और लड़कियों की क्या आयु स्वीकार की गई है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए। ए नंबर पर है 17 से 21 वर्ष, बी नंबर पर है 16 से 19 वर्ष, सी नंबर पर है 18 से 21 वर्ष एंड डी नंबर पर 14 से 18 वर्ष। तो भारत में कानून के अनुसार लड़की और लड़कियों की क्या आयु स्वीकार की गई है? यहाँ पर जो आपका सी नंबर पर ऑप्शन है 18 से 21 वर्ष, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूरॉन किस तंत्र की कोशिका है? न्यूरॉन किस तंत्र की कोशिका है? पाचन तंत्र की या फिर अस्थि तंत्र की या फिर तंत्रिका तंत्र की या फिर पेशी तंत्र की? तो यहाँ पर जो आपका सी नंबर पर ऑप्शन है यही हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो न्यूरॉन किस तंत्र की कोशिका है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये सी नंबर पर, तंत्रिका तंत्र। क्लियर, यहाँ तक याद हो गए। अब इसी तरह से अगला प्रश्न क्या है उसको भी देख लेते हैं। जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब पर यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यह आपका इम्पोर्टेंट है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है या फिर पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है या फिर जनेवा में है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जनेवा में। यहाँ पर जो आपका डी नंबर पर ऑप्शन है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जनेवा में स्थित है। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसको भी देख लीजिए। तो आप देख सकते हो अगला प्रश्न है कि समाज की प्रथम इकाई है, क्या है? स्कूल, परिवार, समुदाय या फिर घर? तो समाज की जो प्रथम इकाई है तो वो क्या है? हमें पता है परिवार है। ठीक है, समाज की प्रथम इकाई क्या है? परिवार है। यहाँ पर जो आपका बी नंबर पर ऑप्शन है ये आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। अब इसी तरह से आगे जो आपके प्रश्न क्या है उनको देखते हैं। तो देखिए आपके जो आगे प्रश्न है वो क्या है उनको पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो क्या दिया गया उसको पढ़ते हैं। इसके बाद जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है अतुलग उत्तरीय प्रश्न वो देखेंगे। तो संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो कौन सी नहीं है? व्यक्तिगत परिवार की प्राथमिकता, परिवार का बड़ा आकार, संयुक्त रसोई या फिर संयुक्त संपत्ति? तो संयुक्त परिवार की जो विशेषता है वो नहीं है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका ए नंबर पर ऑप्शन है यही राइट हो जाएगा, व्यक्तिवाद परिवार की प्राथमिकता। तो संयुक्त परिवार की विशेषता कौन सी नहीं है? यहाँ पर व्यक्तिवाद परिवार की प्राथमिकता। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उन सब प्रश्नों को यहाँ पर आपने देख लिया। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। तो देखिए अतुलग उत्तरीय प्रश्न में आपका पहला प्रश्न आप कौन सा तैयार करोगे उसको समझिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्यायाम करना क्यों आवश्यक है? और गाइस अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि जैसा आप बोलते हो आपके कमेंट्स पर ही वीडियो बनती हैं। ठीक है, जो भी आपकी डिमांड है कि इस सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन चाहिए या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वही आपको मिलते हैं। तो प्लीज़ अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें
और गाइस यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना। ठीक है, तो देखिए अतलग उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है, व्यायाम करना क्यों आवश्यक है। तो चलिए इसको समझते हैं। और जो आपके ये क्वेश्चन है ये आप बना कर भी लिख सकते हो। ठीक है, बहुत ही इजी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं होम साइंस के पेपर में। तो देखिए आप इस तरह से लिखोगे कि व्यायाम से मांसपेशियां और जोड़ खिंचते हैं जिसके परिणाम स्वरूप लचीलापन बढ़ता है और चोट लगने से रोकने में मदद मिलती है। पहले आप इस तरह से लिखोगे, व्यायाम से मांसपेशियां और जोड़ खिंचते हैं जिसके परिणाम स्वरूप लचीलापन बढ़ता है और चोट लगने से रोकने में मदद मिलती है। इसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि व्यायाम से जोड़ों के आसपास या संपूर्ण शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों की ताकत बढ़ाने के द्वारा संतुलन क्षमता में भी सुधार हो सकता है जिससे गिरने की घटनाओं को रोकने में मदद मिलती है। अब यहाँ पर देखिए व्यायाम करना क्यों आवश्यक है, तो आप इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको तैयार करना है। देखिए अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि श्वसन और व्यायाम का संबंध लिखिए। ठीक है, तो श्वसन और व्यायाम का संबंध लिखिए। आप इस तरह से लिख कर आओगे कि अपने रूटीन वर्कआउट में श्वसन से जुड़े व्यायाम को शामिल करना ज़रूरी है। इन्हें करने से शरीर में फेफड़े और श्वसन प्रणाली की शुद्धि होती है। साथ ही ये श्वसन क्रियाएं शारीरिक एकाग्रता लाती हैं जिससे मानसिक तनाव कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे। आपको सही ढंग से समझ आ गया व्यायाम करना क्यों आवश्यक है और श्वसन और व्यायाम का संबंध क्या है लिखिए। तो किस तरह से लिखोगे, अपने रूटीन वर्कआउट में श्वसन से जुड़े व्यायाम को शामिल करना ज़रूरी है। इन्हें करने से शरीर में फेफड़े और श्वसन प्रणाली की शुद्धि होती है। साथ ही ये श्वसन क्रियाएं शारीरिक एकाग्रता लाते हैं जिससे मानसिक तनाव कम होता है। ठीक है, अब इसी तरह से अतलग उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका अगला प्रश्न है वो आप कौन सा तैयार करोगे। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपको तैयार करना है कि अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप इस तरह से लिखोगे कि दस्त होने पर ब्लेंड फूड का सेवन करना चाहिए। ठीक है, मुलायम लो डाइटरी फाइबर कच्चे की बजाय पके हुए और कम मसालेदार खाने को ब्लेंड फूड कहते हैं। आप ओटमील, दलिया, केले, सफ़ेद चावल खा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आप इस तरह से यहाँ पर लिख कर आओगे। समझ आ गया। तो देखिए व्यायाम करना क्यों आवश्यक है, सेकंड क्वेश्चन श्वसन और व्यायाम का संबंध, थर्ड क्वेश्चन अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर पर आपका प्रश्न क्या है, कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर आप तैयार करोगे उसको समझ लीजिए। आपका जो पूरा पेपर है उसका यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए आपका 6 का खा है ये। अब देखिए ये प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है कि पोषक तत्व क्या हैं। चलिए इसको समझते हैं। पोषक तत्व क्या है, आप इस तरह से लिखोगे कि पोषक तत्व वे आवश्यक पदार्थ है जो हमारे शरीर के विकास, रखरखाव और ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक है। किस तरह से लिखोगे, पोषक तत्व वे आवश्यक पदार्थ है जो हमारे शरीर के विकास, रखरखाव और ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर में सभी कोशिकाओं को स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता है। इसके बाद यहाँ पर आप एक लाइन लिखोगे कि पोषक तत्व के बारे में और जानना है तो इस तरह हम कह सकते हैं, या फिर सिर्फ आप इतना लिख सकते हो, पोषक तत्व को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बिगिन करना है,
फिर यहाँ पर आप लिखोगे कि एक पोषक तत्व या पोषक तत्व वह रसायन है जो जीवों को पोषण प्रदान करते हैं और उनके शरीर को समृद्ध बनाते हैं या फिर समृद्ध करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है। तो इस तरह से भी आप इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख कर आ सकती हो। ठीक है, अब इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ये आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न है तो यहाँ पर आपको थोड़े बड़े करके यहाँ पर बता दिया। अगर आपको शॉर्ट में लिखने हैं तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न कौन सा तैयार करोगे अतलग उत्तरीय प्रश्न में, उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर 7वें का अब देखिए इसमें आप कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर है कि पारिवारिक मूल्यों से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप पेपर उठाकर देखना, कई बार ये क्वेश्चन आज किया गया है। ठीक है, तो पारिवारिक मूल्यों से आप क्या समझते हैं। हम इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे कि यदि हम सीधी सरल भाषा में पारिवारिक मूल्यों को परिभाषित करें तो पारिवारिक मूल्य वह है जो परिवार में रहने के नियम और यह नियम हमें अपने परिवार यानी माता पिता दोनों पक्षों हमें अपने परिवार व संस्कृति से जोड़ते हैं। पहले संयुक्त परिवारों में घर की ज़रूरतों का ध्यान रखना और परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना घर के मुखिया का काम था। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि पारिवारिक मूल्यों से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न में रखा गया है तो ज़्यादा लॉन्ग में आप लिख कर नहीं आओगे। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में ही आपको बताना है कि पारिवारिक मूल्य क्या है। तो आई होप आपको यहाँ पर एकदम सही ढंग से समझ आ गया होगा। क्लियर। अब इसी तरह से अगला प्रश्न आप कौन सा तैयार करोगे उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अतलग उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है। देखिए 7वें का खा यहाँ पर आप तैयार करोगे कि बाल विवाह के दोष लिखिए। तो बाल विवाह के दोष क्या क्या है वो आपको बताने हैं। तो आप इस तरह से लिखोगे कि बाल विवाह का सीधा असर न केवल लड़कियों पर बल्कि उनके परिवार और समुदाय पर भी होता है। जिस लड़की की शादी कम उम्र में हो जाती है उसके स्कूल से निकल जाने की संभावना बढ़ जाती है तथा उसके कमाने और समुदाय में योगदान देने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये जो दोष है आप इस तरह से लिखोगे, नहीं तो आप पॉइंट बाय पॉइंट भी यहाँ पर लिख सकती हो। इसमें पूरा एक में ही आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो क्षमता कम हो जाती है, उसे घरेलू हिंसा तथा HIV एड्स का शिकार होने का खतरा बढ़ जाता है। तो बाल विवाह के दोष क्या क्या हैं आप इस तरह से लिख सकते हो, नहीं तो आप पॉइंट बाय पॉइंट जो आपके हैं उनको आप उस तरह से लिख कर आ सकते हो। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है उसको देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि कानों की सुरक्षा के उपाय लिखिए। ठीक है, तो देखिए कानों की सुरक्षा के उपाय लिखिए। तो आप किस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे उसको यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको किस तरह से लिखना है उसको देख लीजिए। देखिए आप इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे कि ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करें फर्स्ट। सेकंड आप लिखोगे संगीत को धीमा रखें। जब भी आप कोई संगीत सुने तो उसकी जो आवाज़ है उसको धीमा रखें, आवाज़ कम रखें। कोई भी चीज़ आप देख रहे हो तो उसकी जो आवाज़ है वो आपको थोड़ी स्लो रखनी है। कान संरक्षक पहनिए। नेक्स्ट आप लिखोगे जब आप लाइव म्यूज़िक सुन रहे हो तो ईयर प्लग का इस्तेमाल करें। तो आप इस तरह से जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर इस तरह से लिख कर आ सकते हो। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको ये तैयार करना है कि संक्रामक रोगों के बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो संक्रामक रोगों से बचने के आपको यहाँ पर उपाय बताने हैं, उपाय आपको लिखने हैं। तो आप इस तरह से लिखोगे कि संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट डालकर आप यहाँ पर इस तरह से लिखोगे
कि संक्रमण रहित शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, संक्रमण रहित शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद अपशिष्ट पदार्थों का उचित निपटारा करना। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों का उचित निपटारा करना। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखोगे कि सूक्ष्म रोगाणुओं के वाहकों का नियंत्रण। सूक्ष्म रोगाणुओं के वाहकों का नियंत्रण रोगाणु को नष्ट करने वाली दवाओं से करना। ठीक है, तो ये आपका एक ही पॉइंट है, इस तरह से आप लिख कर आओगे। संक्रामक रोग के बचने के जो उपाय हैं इस तरह से आप लिख कर आओगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसके बाद देखिए अतलग उत्तरीय प्रश्न में आप जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप कौन सा तैयार करोगे उसको देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो नमे का यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि पूरक आहार से क्या तात्पर्य है, यानी पूरक आहार क्या है। ठीक है, तो देखिए आप किस तरह से लिखोगे, आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है कि आहार पूरक एक उत्पाद है जिसका उपयोग नियमित आहार पूरक के लिए किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि आहार पूरक विटामिन, खनिज, एमिनो एसिड, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का एक स्रोत है जो नियमित आहार में अनुपस्थित हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आप जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर लिख कर आओगे। तो पूरक आहार से क्या तात्पर्य है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस प्रश्न का आंसर आप किस तरह से लिखोगे। अब ये था आपका नमे का। इसी तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न आप कौन सा तैयार करोगे उसको देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखिए नमे का यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि शिशुओं को दिए जाने वाले पूरक आहार के नाम लिखिए। ये जो आपके क्वेश्चन है इनके जो आंसर है आप खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो शिशुओं को दिए जाने वाले पूरक आहार के नाम लिखिए। तो आप इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। देखिए आपको इस तरह से लिखना है कि माँ के दूध के साथ साथ जो अन्य आहार दिया जाता है उसे पूरक आहार कहते हैं। इसके बाद आपको लिखना है 6 माह से अधिक बच्चे के लिए माँ का दूध अपर्याप्त आहार है। इस कमी को पूरा करने के लिए पूरक आहार दिया जाता है। तो आप इस तरह से जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर लिख कर आओगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न थे एंड जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे कौन कौन से इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर आपने देख लिए। ओके।